नमस्कार प्रिय साथियों, मैं भूपेंद्र यादव आपका MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर में हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूं अंत तक बने रहिए। आपको हॉर्टिकल्चर की सुपरफिशियल चीज़ें और मेथड्स ऑफ प्लांटिंग के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर। अब हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो परिचय, और किसका परिचय देना है तो हॉर्टिकल्चर का परिचय देना है। तो प्रस्तावना है, शुरुआत है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रमुख शब्द आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर शब्द की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हॉर्टिकल्चर जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है तो दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें दो शब्द है, पहला शब्द हॉर्टस और दूसरा शब्द आएगा कोलेरा। अगर हम हॉर्टस शब्द की बात करें तो ऐसा स्थान जो कि चारों ओर से घिरा हो, सराउंडेड प्लेस हो। ऐसा स्थान जो चारों ओर से घिरा हुआ हो, सराउंडेड प्लेस होगी, उसे हम हॉर्टस कहेंगे। और कोलेरा का अर्थ होता है ग्रोइंग केयरफुली। ग्रोइंग केयरफुली अर्थात ऐसा स्थान जो चारों ओर से घिरा हो और उसका प्रबंधन किया जाता है, वह कहलाता है हॉर्टिकल्चर। अब प्रश्न ये आता है एग्जाम में कि हॉर्टिकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इट इज ए लैटिन वर्ड। तो यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या भारत के किसी भी राज्य की बात करें। छोटी से छोटी एग्जाम और बड़ी से बड़ी एग्जाम में यह कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो हमें बताना है हॉर्टिकल्चर इज ए लैटिन वर्ड। इसे हिंदी में उद्यान शास्त्र, बागवानी, उद्यान विज्ञान आदि नामों से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि उद्यान शास्त्र किस भाषा का शब्द है, तो हमें बताना है उद्यान शास्त्र लैटिन भाषा का शब्द है। कितने शब्द होते हैं तो हमें दिख रहे हैं, दो शब्द होते हैं। पहला होता है हार्टस, दूसरा होता है कोलेरा। और हार्टस का मतलब होता है सराउंडेड प्लेस, ऐसा स्थान जो कि चारों ओर से घिरा हो। कोलेरा का मतलब होता है ग्रोइंग केयरफुली, ऐसा स्थान जिसको हम प्रबंधन करें, मैनेजमेंट करें और केयरफुली उसका हम ग्रोइंग करें। तो यहाँ पर हमारे पास दो शब्द आ रहे हैं। पहला हॉर्टस, ऐसा स्थान जो कि चारों ओर से घिरा हो, जिसे हम बोलेंगे सराउंडेड प्लेस। और अगर हम बात करें कोलेरा की, तो कोलेरा का अर्थ क्या होगा? कोलेरा का अर्थ होता है यहाँ पर ग्रोइंग केयरफुली, या अगर हम बात करें प्रबंधन, क्या होगा? प्रबंधन, ऐसा स्थान जो कि चारों ओर से घिरा हो और उसका हम क्या करें? प्रबंधन करें। तो अब इतनी बातें इसके अंतर्गत आएगी। फिर आपसे और एक प्रश्न पूछा जाएगा कि हॉर्टिकल्चर में किसका किसका स्टडी होगा। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से चार शाखाओं को देखेंगे आगे डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर में। फिर फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रश्न आता है तो हमें ध्यान रखना है। जैसे फादर ऑफ एग्रोनॉमी आता है तो हम बताते हैं पीटर डेक्रिसन जी। फादर ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमी आता है तो भी हम बताते हैं जेथरो टूल। उसी प्रकार से उद्यान विज्ञान के पिता, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर आपसे पूछा जाए तो हमें इसका आंसर बताना है इन इंडिया। अगर भारत में पूछा जाए फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर तो हमें बताना है एमएच मारिक्वाडा साहब। एमएच मारिक्वाडा साहब। और अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि विश्व स्तर पर उद्यान विज्ञान के पिता कौन है, तब इसका उत्तर होगा एलएच बेली। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अभी हमने जितनी बातें पढ़ी उसमें हमने देखा हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर इज ए लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कितने हैं? तो दो है। पहला हॉर्टस, हॉर्टस का अर्थ होता है सराउंडेड प्लेस, जो चारों ओर से घिरा हो। जैसे आपने बगीचा लगाया तो हम उसको चारों ओर से फेंसिंग करते हैं। फिर कोलेरा अर्थात ग्रोइंग केयरफुली, और शुद्ध हिंदी में हम बात करें प्रबंधन, ऐसा स्थान
जो कि चारों ओर से घिरा हो और उसका प्रबंधन करे, वो होगा हॉर्टिकल्चर। इसकी वैसे मूलतः बहुत सारी शाखा है, लेकिन मूलतः अगर हम बात करेंगे तो इसकी 4 ब्रांचेस, 4 शाखाएं, जिसमें हम फल, फूल और सब्जियों का अध्ययन करेंगे और उनके परिरक्षण का। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस which deals study of fruits, vegetable, floriculture, fruit and vegetable preservation। अर्थात उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फल, फूल, सब्जियां एवं उनके परिरक्षण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखना परिभाषा के तौर पर। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं तो आपके लिए एक एमसीक्यू है, जस्ट अभी हमने पढ़ा था और मुझे उम्मीद है आप सब बता पाएंगे। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, जैसे कि पहला ऑप्शन है एल.एच. बेली, दूसरा ऑप्शन एम.एच. मारिगोड़ा, तीसरा ऑप्शन थियोफ्रास्टस और चौथा ऑप्शन एम.एस. रंधावा। तो आप मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका बिल्कुल सही उत्तर दे चुके होंगे और इसका राइट आंसर आएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, एम.एच. मारिगोड़ा। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में उद्यान विज्ञान का जनक पूछा जाए तो एम.एच. मारिगोड़ा साहब, और विश्व स्तर पर आता है तो एल.एच. बेली साहब। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड आए तो हमें उत्तर देना है एल.एच. बेली, लेकिन प्रश्न है कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया तो एम.एच. मारिगोड़ा। अब हम आगे देखेंगे डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो जिसे हम ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर भी कह सकते हैं, उद्यान विज्ञान की शाखाएं भी कह सकते हैं या डिवीजन। तो मुख्य रूप से अभी हमने चर्चा की थी, इसके अंतर्गत 4 डिवीजन होते हैं, 4 ब्रांचेस होती है, जिसमें हम बात करेंगे इन चारों ब्रांचेस में। जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण शाखा है वह है पोमोलॉजी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं फल विज्ञान। दूसरी शाखा है ओलेरिकल्चर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सब्जी विज्ञान। तीसरा आएगा ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, इसी में हमारा फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग आएगा। और फोर्थ होगा हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, फल एवं सब्जियों का परिरक्षण। तो हमारे पास मूलतः कितनी ब्रांचेस है, तो 4 है। सिलेबस और परीक्षा की दृष्टि से 4 शाखाओं पर, 4 ब्रांचेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आज हम इन चारों ब्रांचेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके सारे एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर कितने दिख रहे हैं आपको, तो आप बोलेंगे 4 दिख रहे हैं। नंबर 1 पर पोमोलॉजी फल विज्ञान, नंबर 2 पर ओलेरिकल्चर सब्जी विज्ञान, नंबर 3 पर ऑर्नामेंटल अर्थात अलंकृत बागवानी, और नंबर 4 पर इतना सब उत्पादन जो हम ले रहे हैं उसको कैसे लंबे समय तक सुरक्षित रखें, अर्थात फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, फल और सब्जियों का परिरक्षण। इस तरह से उद्यान शास्त्र, उद्यान विभाग या बागवानी की 4 मूलतः शाखाएं हमें देखने को मिलती है। अब हम 1 बाय 1 इनका सबका डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो पहली ब्रांच है, पहली शाखा है, इसका नाम था पोमोलॉजी। पोमोलॉजी शब्द की हम बात करें तो यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द आएगा पोमो, जैसे कि आपको दिख रहा है पोमो, और दूसरा शब्द आएगा लॉगस। पोमो की अगर हम बात करें तो पोमो का अर्थ होता है फ्रूट, पोमो का अर्थ होता है फ्रूट, और लॉगस का अर्थ होता है टू स्टडी या स्टडी। तो अब हम बात करें जैसे कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द था, तो हमने अभी देखा लैटिन भाषा का। उसी तरह से पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो इट इज ए ग्रीक वर्ड। पोमोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, और यहाँ पर हम देखेंगे खूबसूरत से फल, जिन्हें देखकर आपको अच्छा लग रहा होगा। काफी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है फ्रूट्स की, और ये इतने सारे फ्रूट्स हैं जिनको हम खाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये पोमोलॉजी का एक साधारण सा परिचय था, जिसमें हमने आपको ये चीजें बता दी कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। पोमोलॉजी में कितने शब्द है, तो 2 हैं, पहला पोमो, दूसरा लॉगस। पोमो का अर्थ फ्रूट, फ्रूट का अर्थ फल, दूसरा लॉगस, लॉगस का अर्थ स्टडी, और स्टडी का अर्थ अध्ययन करना, अर्थात फलों का अध्ययन करना। अब यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड, जैसे कि हमसे पूछा जाए कि जिस जगह पर हम फलों की खेती करते हैं, जिस स्थान पर अगर हम बात करें, जिस स्थान पर हम फलों को उगाते हैं, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, तो उस स्थान को कहा जाता है ऑर्चर्ड, और अच्छे से बोले हिंदी में तो फल
बाग, उस स्थान को कहा जाता है ऑर्चर्ड या फल बाग। जिस स्थान पर फलों को उगाया जाता है वह स्थान क्या कहलाता है? वह स्थान ऑर्चर्ड या फल बाग कहलाता है। फिर हमसे पूछा जाए कि जो इसका तकनीकी रूप से अध्ययन करेगा उस वैज्ञानिक को हम क्या कहेंगे? तो इसका जो वैज्ञानिक होगा उस वैज्ञानिक को हम कहते हैं पोमोलॉजिस्ट। उस वैज्ञानिक को कहा जाता है पोमोलॉजिस्ट। फिर जिस तरह से हॉर्टिकल्चर के पिताजी, तो इसके भी पिताजी है। तो फादर ऑफ पोमोलॉजी अगर हमसे पूछा जाता है, फादर ऑफ पोमोलॉजी अगर पूछा जाए तो हमें जवाब देना है फादर ऑफ पोमोलॉजी, तो वह है डी कैंडोलेसा, डी कैंडोले। और यहीं पर घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी, अगर हमसे पूछा जाए फादर ऑफ सिस्टेमिक पोमोलॉजी, तो सिस्टेमिक पोमोलॉजी के पिता भी कौन है? डी कैंडोले। तो यहाँ पर तीन चीजें महत्वपूर्ण निकल कर आती है। जिस स्थान पर हम फलों का बगीचा लगाते हैं उस स्थान को हम ऑर्चर्ड या फलबाग कहते हैं। जो इसका तकनीकी अध्ययन करता है उस वैज्ञानिक को हम पोमोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके पिताजी कौन है? डी कैंडोले। फिर हम बात करें कि फलों का सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में फलों का सबसे ज्यादा उत्पादन जिस राज्य में होता है वह राज्य महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। फलों का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य जो है वह है महाराष्ट्र। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट इन इंडिया विच स्टेट? तो वह राज्य कौन सा होगा? महाराष्ट्र। इसके साथ एक और फैक्ट है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट मेथड इरिगेशन का कौन सा होता है? तो आप सभी बताएंगे। आपको सब सही बोल रहे हैं। बेस्ट मेथड होता है ड्रिप, इसी को हम ट्रिकल, बूंद बूंद, टपका अनेक नामों से जानते हैं। इसके इरिगेशन और डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, ड्रिप के बारे में। अब ड्रिप का सबसे ज्यादा एरिया भी कहाँ पर है? ड्रिप का सबसे ज्यादा एरिया या क्षेत्र कहाँ है? तो वह भी महाराष्ट्र में। तो ड्रिप का एरिया भी महाराष्ट्र में। और हॉर्टिकल्चर के लिए बेस्ट मेथड भी कौन सी है? ड्रिप है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कितने फैक्ट बन गए? 2। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया लेवल पर जो एग्जाम कंडक्ट होती है जिसका नाम है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उस एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको इनको एक साथ लिंक बनाकर याद रखना है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन होता है और ड्रिप का सबसे ज्यादा एरिया है वह भी कहाँ पर है? वह भी महाराष्ट्र पर है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते रहे, इनका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो हमने पोमोलॉजी के बारे में पढ़ा, जैसे कि आपको दिख रहा है ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन। पोमोलॉजी में द वर्ड पोमो इज डेरिवेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें ध्यान रखना है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि पोमोलॉजी किस भाषा का है तो हमें बताना है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। लेकिन पोमोलॉजी में पोमो शब्द किस भाषा से लिया गया है तो हमें इसका आंसर देना है लैटिन। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ग्रीक, इंग्लिश, लैटिन और अरेबिक। तो ये 4 शब्द हैं। अब हमें यहाँ पर बताना है, जब भी प्रश्न आए हमें ध्यान रखना है पोमोलॉजी अगर पूरा पूछा जाता है तो वह कौन सी भाषा का है? वह ग्रीक भाषा का है। जिसके भी लास्ट में लॉजी आए तो वह ग्रीक भाषा का होगा, याद रखने के लिए ऐसा समझ सकते हैं हम। और जिसमें भी कल्चर आए वो हमेशा लैटिन में चला जाता है। पर यहाँ पर ट्विस्ट है, याद रखना कि पोमोलॉजी में पोमो शब्द सिर्फ पूछा जाए वह किस भाषा का है तो हमें बताना है इट इज ए लैटिन वर्ड। लेकिन पूरा पोमोलॉजी किस भाषा का है? वह ग्रीक भाषा का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका उत्तर भी आप बता देंगे। Which state is largest production of fruits? अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। ऑप्शन आपके समक्ष है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। तो आपको आप सब सही उसका उत्तर दे रहे हैं। इट इज राइट आंसर इज महाराष्ट्र। तो फलों का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। अब हम आगे देखेंगे अगली ब्रांच जिसका नाम है ओलेरीकल्चर, सब्जी विज्ञान। यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे ओलेरी और कल्चरा। 2 शब्द है, ओलेरी और कल्चरा। यहाँ पर ओलेरी का मतलब होता है पोट, और पोट का अर्थ होता है गमला, और कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टीवेशन, अर्थात गमले में सब्जियों की खेती करना। अब आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि सर गमले में खेती कैसे करें?
पहले जब वेजिटेबल फार्मिंग होता था तो धीरे धीरे शुरुआत इस स्तर पर यह छोटे क्षेत्र में किया जाता था, इसलिए वहां पर पोट शब्द का उपयोग किया गया है। और आज भी हम वर्तमान परिस्थिति में भी देखें तो हम सब्जियों को बहुत सारे छोटे छोटे रूफ या छत के ऊपर प्लाट बनाकर खेती करते हैं, तो वहीं से इस शब्द का उत्पत्ति हुई है, अर्थात गमलों में सब्जी उगाना। और यह भी लैटिन भाषा का शब्द है। हमें याद रखना है कि जब भी इस तरह से बात आए, घबराने की बात नहीं है। कल्चर आए तो कौन सा वर्ड होगा लेकिन, जैसे कि हम देखें ओलेरी शब्द का अर्थ हमने देखा भी, तो पोट, और पोट में अगर हम बात करें जिसका अर्थ होगा गमला, और कौन सी भाषा का है तो लैटिन भाषा का याद रखना, और इसका अर्थ होगा कल्चरा का टू कल्टीवेशन, तो इनका कल्टीवेशन तो सब्जियों की खेती या सब्जियों का उगाना। ठीक, अब हम देख लेते हैं ओलेरिकल्चर। जिस तरह से हमने फलों में देखा, जहां पर हम फलों को उगाते हैं उस स्थान को ऑर्चर्ड कहते हैं, उसी तरह से जहां पर सब्जियों को उगाया जाता है वह स्थान क्या कहलाता है, तो उसे हम वेजिटेबल फार्म कहते हैं, या सब्जियों का खेत या सब्जियों का प्रक्षेत्र कहते हैं। जिस तरह से पोमोलॉजिस्ट होता है उसी तरह से इसका साइंटिस्ट या वैज्ञानिक क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा ओलेरी कल्चरिस्ट। उसे हम क्या कहेंगे, ओलेरी कल्चरिस्ट। इसके भी फादर है, इसके भी पिताजी है, तो इसके फादर या इसके पिता किसको कंसल्ट किया जाता है, एल.एच. बेली को, जो कि विश्व स्तर पर हॉर्टिकल्चर के पिताजी। अब सब्जियों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। क्यों महत्व है, आपको एक इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली में जिसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हमें रिकमेंड करता है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी सब्जी खाना चाहिए, तो 300 ग्राम सब्जी खाना चाहिए। इस 300 ग्राम को भी 3 भागों में बांटा गया है। 300 ग्राम सब्जी खाना चाहिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, पर डे पर कैपिटा। एक व्यक्ति को एक दिन में 300 ग्राम सब्जी खाना चाहिए डेली। इसमें से 125 की अगर हम बात करें तो हमारी होगी लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां, इनकी संख्या होगी 125 ग्राम। फिर होगी 100 ग्राम, 100 ग्राम की अगर हम बात करें तो ये होगी हमारी जड़ वाली सब्जी या रूट वेजिटेबल्स जिनको हम बोल सकते हैं, जड़ वाली। और 75 ग्राम में होगी हमारी अन्य सब्जियां जिसमें सलाद, ये सारी चीजें आ जाएगी। और जब हम इसका टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा पूरा 300 ग्राम। ठीक है, तो ये हमें डेली खाना चाहिए। ये हमारे दैनिक जीवन में न्यूट्रिशन के लिए वेजिटेबल्स बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये किसका रिकमेंडेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि नई दिल्ली में। जैसे ICMR है, उसी तरह से एग्रीकल्चर का सबसे पॉइनियर इंस्टीट्यूट या सबसे बड़ा संस्थान जिसे हम कहे ICR, वो भी कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में। इतनी बातें महत्वपूर्ण है। फिर हम देखें वेजिटेबल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट तो वेस्ट बंगाल। सब्जियों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, इनको हमें ध्यान रखना है। तो हमने 2 ब्रांच पढ़ ली। पहली ब्रांच हमने देखा था पोमोलॉजी, दूसरी ब्रांच थी हमारी ओलेरिकल्चर। और ये सारी खूबसूरत सी सब्जियां जिनका हम डेली यूज में उपयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं इस पे रिलेटेड MCQ, जैसे कि आया है फादर ऑफ ओलेरिकल्चर, तो हमें बताना है एल.एच. बेली साहब है, मारिकवाड़ा साहब, थियोफ्रास्टस एंड MS रंधावा। तो इसका राइट आंसर आएगा, आप सभी ने बता दिया होगा, एल.एच. बेली, इट इज द राइट आंसर। अब हमारी तीसरी महत्वपूर्ण ब्रांच है ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में 2 चीजें महत्वपूर्ण है। पहला फ्लोरिकल्चर, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे सारे फूल, और लैंडस्केपिंग ऑफ गार्डन या लैंडस्केप गार्डन। तो फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केप गार्डन हमारी ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में आते हैं। यह हमारी उद्यान विज्ञान की तीसरी महत्वपूर्ण शाखा है। हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं, अभी देखते हैं। फ्लोरिकल्चर की अगर हम बात करें तो जिस स्थान पर उगाया जाता है उसे हम अलंकृत बागवानी कहते हैं। उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उस स्थान को हम अलंकृत
बागवानी कहते हैं। उस स्थान को हम अलंकृत बागवानी कहते हैं। उस स्थान को अलंकृत बागवानी कहा जाता है या ऑर्नामेंटल गार्डन भी कहते हैं। फिर अगर हम फादर की बात करें, फूलों के पिताजी या फूल विज्ञान के जनक की बात करें या फादर ऑफ फ्लोरिकल्चर की बात करें तो वह है एमएस रंधावा। और इन्होंने पुस्तक भी लिखी है हॉर्टिकल्चर के फ्लावर्स के ऊपर। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एमएस रंधावा साहब की पुस्तक है, काफी फेमस बुक है, वह भी पूछी जाती रही एग्जाम में। तो अलंकृत बागवानी एमएस रंधावा जी। फिर अब ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर की हम बात करें तो इसमें किया क्या जाता है, तो जितने भी सुंदर खूबसूरत से पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उनके ऊपर काम किया जाता है और उनसे काफी अधिक मात्रा में हमें इनकम जनरेट होती है। फिर लैंडस्केपिंग गार्डनिंग में क्या किया जाता है, तो जितने भी हमारे उद्यान होते हैं, बगीचे होते हैं, गार्डन होते हैं, उनको सजाने के लिए विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है, जैसे टॉपेरी। इसमें हम किसी वृक्ष, झाड़ी या श्रब को एक निश्चित आकृति देते हैं। जैसे हम एंट्री गेट करते हैं, या तो कोई सा मेहराब बना होता है, परगोला बना होता है या टॉपेरी बना होता है, वो सब इसके कारण होता है, लैंडस्केपिंग गार्डनिंग के कारण होता है। और हमारी अगली और महत्वपूर्ण और अंतिम ब्रांच है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे फल एवं सब्जी परिरक्षण। अब फल एवं सब्जी परिरक्षण में बात करें तो पहली महत्वपूर्ण चीज है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। जैसे कि अभी विषम परिस्थितियां चल रही है, तो हमें अगर मैंगो चाहिए तो हम उसका अचार बना सकते हैं, टोमेटो तो केचप, पूरी, सॉस, चटनी आदि बना सकते हैं। आलू से चिप्स, इट इज अ फेमस एग्जांपल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट का और वेजिटेबल्स का। और फिर ये जो किस टेक्निक से किया जाता है, उस टेक्निक को हम बोलते हैं फूड टेक्नोलॉजी। तो ये काफी महत्वपूर्ण ब्रांच है, क्योंकि भारत में जितना भी प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन का भारत में जितना भी प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन का लगभग हर वर्ष 25 से 30%, 25 to 30% इसके अभाव में, परिरक्षण के अभाव में नष्ट हो जाता है। हॉर्टिकल्चर में जितना भी हम उत्पादन करते हैं, वह प्रिजर्वेशन या परिरक्षण के अभाव में हर वर्ष 25 से 30% भाग नष्ट हो जाता है। और इसको बचाने के लिए सबसे पहले जो कार्य किया था, वह इटली के व्यापारी थे निकोलस एपार्टस। और निकोलस एपार्टस ने इन्हें सबसे पहले कांच की बाटल में परिरक्षित किया था, इसलिए इन्हें कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। और यह कार्य जिस जगह पर किया जाता है, उसे हम कैनिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। यह कार्य जिस जगह किया जाता है, उसे हम कैनिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, और मैं जितनी चीजें आपको यहाँ बता रहा हूँ, सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो हमने अभी 4 शाखाएं देख ली है। हॉर्टिकल्चर की 4 मेजर ब्रांचेस कंप्लीट हो चुकी है। पहले हमने देखा था पोमोलॉजी, नंबर 2 पे देखा ओलेरिकल्चर, नंबर 3 पर ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, और नंबर 4 और अंतिम देखा हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। अब ये तो हमने एक सुपरव्यू लिया हॉर्टिकल्चर और उसके ब्रांचेस का। अब हम बात करेंगे कि हमें कहीं पर बगीचा लगाना है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक तो सिलेक्शन ऑफ सॉइल और दूसरा होता है मेथड ऑफ प्लांटिंग। तो सिलेक्शन ऑफ साइट की अगर हम बात करें, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की मिट्टी या मृदा पाई जाती है, तो हमें उस हिसाब से वहां पर विधि और फल का चयन करना पड़ता है। वैसे बलुई दोमट मृदा, सैंडी लोम सॉइल बेस्ट होती है हर एक क्रॉप के लिए। पीएच मान साधारणतः 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। मृदा में किसी प्रकार की चट्टाने नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसी जगह हो कि वहां पर पानी भरता हो। ऐसी जगह का चयन करना चाहिए जो हमारे शहर के आसपास हो। ये सारी छोटी छोटी बातें एक नए बगीचे को लगाने से पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है मेथड्स ऑफ प्लांटिंग। तो हम देखेंगे यहाँ पर मेथड्स ऑफ प्लांटिंग, जिसमें हम पहली विधि देखेंगे वो होगी हमारी स्क्वायर मेथड, जिसका आपको चित्र भी यहाँ पर अभी दिखेगा। ये हमारी स्क्वायर मेथड, वर्गाकार विधि। अब स्क्वायर मेथड वर्गाकार विधि की अगर हम बात करें तो इसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जैसे कि यह इजीएस्ट मेथड होता है, पौधे लगाने का सबसे सरल और आसान तरीका होता है। तो हमें बताना है वर्गाकार विधि। ऐसी विधि जो कि सबसे अच्छी है तो भी वर्गाकार विधि है।
फिर पूछा जाए कि ऐसी विधि जिसमें पौधा या बगीचा लगाने पर आकर्षक दिखाई देता है, अट्रैक्टिव दिखाई देता है, तो भी हमारा उत्तर होगा वर्गाकार विधि। और ऐसी विधि जिसमें रो से रो और प्लांट से प्लांट डिस्टेंस बराबर होती है, तब भी हमें बताना है वो कौन सी विधि होगी, वह होगी वर्गाकार विधि। तो देखते हैं किस विधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो विधि का नाम है वर्गाकार, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्वायर मेथड। वर्गाकार विधि, स्क्वायर मेथड। इसमें सबसे पहली चीज, संपूर्ण खेत को हम किसके आकार में बांट लेते हैं, वर्ग के आकार में बांट लेते हैं, और वर्ग के प्रत्येक कोने पर एक एक पौधा रोप देते हैं। अब इस विधि की खासियत क्या है, इसमें रो टू रो अर्थात कतार से कतार और प्लांट टू प्लांट अर्थात पौधे से पौधे की जो दूरी होगी वो क्या होगी, इसमें हमेशा बराबर होगी। रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। वर्ग वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर। फिर एक और प्रश्न आता है महत्वपूर्ण, पौधे लगाने की सबसे पुरानी और प्रचलित विधि, ओल्डेस्ट एंड फेमस मेथड अगर आता है तो पौधे लगाने की सबसे पुरानी और प्रचलित विधि कौन सी है, तो हमें बताना है वर्गाकार विधि है। पौधे लगाने की ऐसी विधि जिसमें कृषि क्रियाएं बहुत आसानी से हो जाए, जिसमें एग्रीकल्चर ऑपरेशन हो, कृषि क्रियाएं आसानी से हो, कौन सी विधि है, तो वह विधि का नाम है वर्गाकार। कृषि की ऐसी विधि जिसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बराबर होता है, तो वह विधि कौन सी है, वर्गाकार विधि। ये सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए, तो सरल भी है, आसान भी है, पुरानी भी है, प्रचलित भी है, सबसे अच्छी भी है, और रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसमें हमेशा बराबर होता है। इसकी एक और खासियत है, कृषि क्रिया आसानी से क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें खेती करने के लिए चारों तरफ से रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, इसलिए इट इज अ बेस्ट मेथड फॉर प्लांटिंग। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज का हमें इसमें ध्यान रखना है। वर्गाकार विधि में ये सारी बातें हैं, ये आप जैसे डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, और इसके जो भी रिलेटिव पॉइंट है, इजीएस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है, अट्रैक्टिव मेथड है, और इक्वल होता है रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट। अब हम अगली मेथड की बात करेंगे, वो हमारी होगी रेक्टेंगुलर मेथड, या जिसे हम कहेंगे आयताकार विधि, जिसका डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है, आयताकार विधि, रेक्टेंगुलर मेथड। अब इसकी हम बात करें तो इसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बराबर नहीं होती। इस विधि की एक ड्रॉबैक कह सकते हैं, या एक प्रकार से कमी कहे, तो इसमें हम बात करेंगे वर्गाकार विधि। हमारी विधि का नाम है वर्गाकार के बाद आयताकार विधि, रेक्टेंगुलर मेथड। आयताकार विधि की हम बात करें तो इसमें इस तरह से आयत बनता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अब इसका ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। इसमें रो टू रो और प्लांट टू प्लांट, कतार से कतार और पौधे से पौधे की जो डिस्टेंस होती, दूरी, वो बराबर नहीं होती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। पौधे लगाने की ऐसी विधि जिसमें कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी बराबर नहीं होती, वह विधि कौन सी है, तो हमारा आंसर फिर बदल जाएगा रेक्टेंगुलर। अगर पूछा जाए किसमें होती है तो फिर आएगा वर्गाकार। इस चीज का हमें ध्यान रखना। तीसरी मेथड हमारी रहेगी ट्राइंगल मेथड, जिसे हम हिंदी में कहेंगे त्रिभुजाकार विधि। ट्राइंगल मेथड कुछ इस तरह से आपको त्रिभुज दिखाई देगा। अब ट्राइंगल मेथड की हम बात करते हैं, तो ट्राइंगल मेथड के बारे में देखें तो पूरे खेत को त्रिभुजाकार विधि, जिसे हम कहते हैं ट्राइंगल मेथड, इसमें हम पूरे खेत को इस तरह से त्रिभुज के आकार में बांट देते हैं और त्रिभुज के तीनों कोने पर एक एक पौधा लगा देते हैं। अब यहाँ से इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन बनता है, ऐसी विधि जिसमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग होता है, HDP जिसको हम बोलते हैं, हाई डेंसिटी ऑफ प्लांटिंग। पौधे लगाने की ऐसी विधि जिसमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग होता है, अर्थात पौधे लगाने की ऐसी विधि जिसमें अत्यधिक सघन
पौधरोपण किया जाता है, अत्यधिक सघन पौधरोपण किया जाता है। तो अत्यधिक सघन पौधरोपण किस विधि में होता है, तो हमें आंसर देना है त्रिभुजाकार विधि। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आप समझ ले, अगर आपके पास ऑप्शन में मीडो आर्चर्ड भी आ जाए, मीडो आर्चर्ड और त्रिभुजाकार दोनों रहे, मीडो आर्चर्ड और त्रिभुजाकार दोनों रहे, तो उस स्थिति में फिर उत्तर होगा मीडो आर्चर्ड। और मीडो आर्चर्ड का उपयोग किस फल में होता है, तो ये होता है अमरूद में, गुआवा में, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और एक और प्रश्न आता है, टिश्यू कल्चर का उपयोग किस फल में होता है, तो टिश्यू कल्चर से जो प्रसारण किया जाता है वो केला या बनाना में किया जाता है। टिश्यू कल्चर से प्रोपोगेशन किसका होता है, केले का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मीडो आर्चर्ड से प्लांटिंग किसकी करते, अमरूद की। लेकिन जब तक मीडो आर्चर्ड नहीं दिया है तब हमें पूछा जाए कि बेस्ट मेथड जो ऐसी विधि जिसमें अत्यधिक सघन पौधरोपण किया जाएगा, तो फिर हमारा उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार। पौधे लगाने की ऐसी विधि जिसमें सबसे अधिक सघन पौधरोपण होता है, अगर ऑप्शन में मीडो आर्चर्ड है तब तो मीडो आर्चर्ड सही है, लेकिन मीडो आर्चर्ड ऑप्शन में नहीं है तो फिर आंसर क्या होगा, ट्रायंगल। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। फिर हम बात करें और मीडो आर्चर्ड से बात करें तो इसका एक और बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, आम की जो आम्रपाली किस्म है, मैंगो की वैरायटी है आम्रपाली, इट इज अ वैरायटी ऑफ मैंगो। और इस आम्रपाली का खासियत है, इसे हम किचन गार्डन में 2.5 इंटू 2.5 मीटर की दूरी पर खेत में लगाते हैं। अब लगाते हैं तो इससे प्रश्न क्या बनता है, इससे प्रश्न ये बनता है, जब आम की आम्रपाली किस्म को 2.5 और 2.5 मीटर पर रोपा जाता है तो प्रति हेक्टेयर कितने पौधे लगते हैं, तो प्रति हेक्टेयर इसके 1600 पौधे लगते हैं। अब ये 1600 कैसे आ गया, तो 1600 को हम ज्ञात करने का एक सूत्र है जिसको हम देख लेंगे अभी। 1600 कैसे निकालेंगे, तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर बटे रो टू रो डिस्टेंस इंटू प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, और ये किसमें होती है, मीटर में, और ये दोनों से मीटर होगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए कैंसिल हो जाता है। अब आम्रपाली को हम इस फार्मूले में मान रख के देखेंगे तो यहाँ पर रो टू रो डिस्टेंस आ जाएगा 2.5, यहाँ पर आ जाएगा 2.5 इंटू 2.5, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाएंगे। और अन्य भी हम कर सकते हैं, जैसे कि एक उदाहरण के लिए हम देखें, इसी सूत्र में मान रखकर हम देखें, अगर हमको बोला जाए कि आम की किसी जाति को 10 गुणित 10 मीटर की दूरी पर रोपा गया है, तब प्रति हेक्टेयर पौध संख्या ज्ञात कीजिए। यदि आम की किसी जाति को 10 गुणित 10 मीटर पर रोपा गया है तब प्रति हेक्टेयर पौध संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने लिख दिया, तो बहुत सरल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 100। कितने पौधे लगेंगे, 100 पौधे लगेंगे प्रति हेक्टेयर। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इस फार्मूले से हम किसी भी पौध संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर इतनी बातें मैंने क्यों बताई, क्योंकि प्रश्न आता है कि आम की आम्रपाली जाति को किस विधि से लगाया जाता है, तो हमें बताना है आम की आम्रपाली जाति को त्रिभुजाकार विधि, ट्रायंगल से लगाया जाता है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए किस विधि का उपयोग होता है, तो त्रिभुजाकार विधि का होता है। आम की किस जाति को किया जाता है इसके द्वारा, तो आम्रपाली को। कितने डिस्टेंस पर लगाते हैं, तो 2.5 इंटू 2.5 मीटर पर लगाते हैं। और 1 हेक्टेयर में से कितने पौधे प्राप्त हो जाएंगे, 1600 पौधे प्राप्त होंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला है, 1 हेक्टेयर इक्वल होता है 10,000 वर्ग मीटर में बटे में 2.5 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। ऐसे हमने उदाहरण के लिए देखा आम का। ऐसे यहाँ पर हम एक और उदाहरण देखेंगे जो बहुत फेमस है, कई बार आया हुआ है। यदि आपसे पूछा जाए कि अमरूद के बगीचे में उसको हम 8 गुणित 8 मीटर की दूरी पर रोपेंगे तो हमें कितने पौधे प्राप्त होंगे, तो जब हम इसका 10,000 वर्ग मीटर में 8 इंटू 8 करके निकालेंगे तो हमको 156 कुछ पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट में हमें नहीं लिखना है, याद रखना है। और यह प्रश्न MPPAT में पूछा गया है, और मैंने यहाँ पर जितने प्रश्न लिखे हैं ये ऑल इंडिया एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं सारी एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न
है। ठीक है दोस्तों, तो ये इतनी सारी बातें हमें ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। वीडो आर्चर्ड किसके साथ? अमरूद के साथ। केले का प्रसारण टिश्यू कल्चर से होता है। और सबसे अधिक सघन पौधरोपण ऑप्शन में अगर मीडो आर्चर्ड है तो लगाना है, नहीं है तो फिर त्रिभुजाकार, इट इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अब हम ट्राइंगल के बाद, इसमें एक इतनी अच्छाइयां है ट्राइंगल की, तो एक कमी भी है। और कमी क्या है कि ट्राइंगल में कृषि क्रिया करने में बहुत बाधा होती है, और उन बाधाओं से बचने के लिए ट्राइंगल का सुधरा हुआ रूप जो बनाया गया, वो बनाया गया तारा विधि स्क्वायर मेथड। तारा विधि स्क्वायर मेथड। अब तारा विधि स्क्वायर मेथड की हम बात करें तो इसमें कुछ इस तरह से, तारा विधि की अगर हम बात करें तो तारा विधि, स्टार मेथड, यह त्रिभुजाकार विधि का मॉडिफाइड रूप है, इतना याद रखना है। यह इसका सुधरा हुआ रूप है, तो यह त्रिभुजाकार जो विधि है, जो त्रिभुजाकार विधि है, उस त्रिभुजाकार विधि का सुधरा हुआ रूप है। कौन सी विधि? तारा विधि। और इसमें कुछ इस तरह से स्टार बन जाता है, और इन तरह फिर स्टार्स पर हम इन कोनों पर प्लांटर लगाते हैं। तो तारा विधि त्रिभुजाकार का मॉडिफाइड रूप है, इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। चलिए आइए अगली विधि, बहुत महत्वपूर्ण, स्टार मेथड के बाद यह विधि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है हेक्सागोनल मेथड। जैसे हम देखेंगे हेक्सागोनल मेथड में आपको चित्र दिख रहा है, इस तरह से 6 कोने होते हैं, इन 6 कोनों पर हम पौधा लगाते हैं। और इसकी खासियत है कि इसमें हम वर्गाकार और आयताकार की तुलना में कितने प्रतिशत? तो मोर देन 15%, 15% अधिक पौधे लगाते हैं। 15% अधिक पौधे किस विधि में लगाए जाएंगे? तो हमें याद रखना है हेक्सागोनल में। किसकी तुलना में? वर्गाकार और आयताकार। तो हमारी विधि का नाम है हेक्सागोनल। ठीक, इसको फिर सेप्टुला भी कहा जाता है। अभी क्यों कहा जाता है मैं बताऊंगा आपको, और सारे नाम आपको याद हो जाएंगे बिल्कुल यहीं पर। इक्विलेटरल ट्राइएंगल। अब इसके अन्य नाम है, अब सारे अन्य नाम आपको यही याद हो जाएंगे। देखिए चित्र को हम देखते चलेंगे तो सारी चीजें हमको यही याद हो जाएगी। कुछ इस तरह से इसका लेआउट तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो देखने पर हमें कुल कितनी भुजाएं दिखेगी, तो हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 भुजाएं, इसलिए इसका नाम हो गया हेक्सागोनल। और हिंदी में क्या बोलेंगे? षट भुजाकार। तो हेक्सागोनल अर्थात षटभुजाकार। इसमें कुल कितनी भुजाएं होती है? तो इसमें कुल 6 भुजाएं होती है, इसलिए इसका नाम हो गया हेक्सागोनल। और इसमें एक 7th नंबर का पौधा भी लगेगा खाली केंद्र जगह पर, इसलिए नाम हो जाएगा सेप्टुला। 7 पौधे सेप्टुला, याद रखना। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि 6 भुजाएं, इसलिए हेक्सागोनल षटभुजाकार, 7वां पौधा लगा सेप्टुला। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, 1 2 और 3। एक त्रिभुज ये बन जाएगा, फिर 4 5 6 एक त्रिभुज ये बन जाएगा। और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? बराबर है। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? बराबर है, इसलिए नाम हो गया इक्विलेटरल ट्राइएंगल। ये याद रखने के लिए हम इसको कर सकते हैं कि इसमें हमें 2 त्रिभुज मिलेंगे और दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, इसलिए इसका नाम हो गया इक्विलेटरल ट्राइएंगल। फिर जो क्वेश्चन बनता है, इसमें जो प्रश्न बनता है कि इस विधि में वर्गाकार और आयताकार की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक पौधे रोपे जाते हैं? तो आंसर होगा 15%। ये याद रखना है, वर्गाकार और आयताकार की तुलना में हेक्सागोनल में कितने पौधे प्रतिशत में अधिक लगते हैं? तो 15%। इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? वहां किया जाता है जहां भूमि की कमी हो, अर्थात शहरों के पास, शहरी क्षेत्र के पास। प्लांटिंग की सबसे बेस्ट मेथड पूछी जाए तो होगी हेक्सागोनल, क्योंकि शहरों के पास भूमि की कमी होती है, इसलिए वहां पर प्लांटिंग की किस मेथड का यूज किया जाएगा? हेक्सागोनल का। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छे से आप सुन रहे, समझ रहे चीजों को, और एक एक चीज मैं बिल्कुल आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, रटना बिल्कुल नहीं है। चित्र को देखेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, डाउट बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। तो देखिए 6 भुजाएं, 6 पौधे लगे, 7वां पौधा सेप्टुला, सारी चीजें क्लियर हो गई। अगली और अंतिम विधि है जो कि महत्वपूर्ण है, जिसे हम बोलेंगे कंटूर मेथड।
इसमें पहाड़ी क्षेत्र या ढलान के विपरीत पौधे लगाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आता है कि हिली एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो कौन सी विधि का बात करेंगे, तो वह विधि होगी कंटूर मेथड। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पौधे लगाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है, तो वह है कंटूर मेथड। और लास्ट में जो मेथड आ रही है हमारी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम फिलर मेथड के नाम से जानते हैं, जिसका डायग्राम, जिसका चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आइए हम इसको भी डिस्क्राइब करते हैं डिटेल से, इसका भी डिटेल पढ़ेंगे और डिटेल से इसकी स्टडी करते हैं। चलिए, तो हमारी अगली विधि है, इसका नाम है फिलर। इसी को हम बोलते हैं डायगोनल, इसी को हम बोलते हैं पंचवृक्षी या पूरक या क्विंकस, इसी को बोला जाता है पूरक या पंचवृक्षीय। ये सब इसी के नाम है और यही नाम घुमा फिरा के परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसको इतने नाम क्यों दिए गए, अब इतने नाम दिए गए तो आप घबराइए नहीं, इस चित्र के माध्यम से हम इसको बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे और आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है, सर ये तो वर्गाकार का चित्र है। बिल्कुल सही है, ये वर्गाकार का चित्र है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। पर यहाँ पर क्या अंतर है, यहाँ पर अंतर ये है कि यहाँ पर एक पौधा और लग गया। अब आप गिनिए कितने पौधे हैं, तो आप गिन पाए होंगे 5 पौधे। 5 पौधे होने के कारण इसका नाम हो गया पंचवृक्षीय। अभी 5वां प्लांट है, 5th नंबर का जो प्लांट है, 1 2 3 4, ये 5th नंबर का जो प्लांट होता है पंचवृक्षी, इसी प्लांट को हम कहते हैं पूरक वृक्ष, या और इसको अन्य नाम से जाना जाए तो इसे हम कहते हैं फिलर प्लांट। क्योंकि ये गैप को भर देता है, इसलिए नाम हो गया फिलर प्लांट। यहाँ पर खाली जगह थी, उस खाली जगह को ये भर देता है, इसीलिए इसका नाम हो गया फिलर प्लांट या पूरक वृक्ष। अब इनका उपयोग होगा फिलर प्लांट या पूरक वृक्ष में, तो मुख्य रूप से पपाया अर्थात पपीता, बनाना, पाइनएप्पल, इन सब का उपयोग किया जाता है। पूरक वृक्ष के रूप में पपीता, बनाना आदि का उपयोग किया जाता है। अब इनको लगाने का क्या उद्देश्य है, इनको लगाने का जो उद्देश्य होता है वो होता है एडिशनल इनकम करना, अर्थात अतिरिक्त आय प्राप्त करना, अतिरिक्त आय प्राप्त करना। इतनी सारी बातें याद रखें। अब ये जो अन्य नाम दिए ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। देखते हैं, चलिए। फिलर क्यों है, क्योंकि जगह को भरता है। पूरक क्यों, क्योंकि खाली जगह को फिर से भर देता है। पंचवृक्षी क्यों, क्योंकि 5 वृक्ष है, ये समझ में आ गया। डायगोनल की हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर इस तरह से इनको मिलाएंगे तो एक विकर्ण ये बन जाएगा, फिर हम मिलाएंगे तो एक विकर्ण ये बन जाएगा। ऐसे कितने विकर्ण बन गए, तो आप लोग बोलोगे 2 विकर्ण बन गए। कितने विकर्ण बन गए इसमें क्लास, तो इसमें 2 विकर्ण बन गए, इसलिए इसका नाम हो गया डायगोनल। और यह प्रश्न पीएटी में कई बार पूछा जा चुका है और बच्चे इसको गलत करके आए थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था अन्य नाम। तो इसके अन्य नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, फिलर, डायगोनल, क्विंकस, पूरक, पंचवृक्षीय। 5वां पौधा लगाते हैं इसलिए पंचवृक्षीय। 5वां पौधा क्या कहलाता है, तो पूरक वृक्ष कहलाता है, अंग्रेजी में उसी को फिलर प्लांट कहते हैं। पूरक वृक्ष लगाने का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आय प्राप्त करना है, क्योंकि शुरुआत में जब हम बगीचा लगाते हैं तो वह उत्पादन नहीं देता, उसको समय लगता है, काफी समय के बाद उससे प्रोडक्शन चालू होता है। उस समय को उपयोग करने के लिए खाली पड़ी भूमि में हम 1 वर्ष के अंदर जैसे पपीता, बनाना अपने लाइफ कंप्लीट कर लेंगे, या अनानास को भी, पाइनएप्पल को भी हम लगा सकते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगी, अतिरिक्त आय मिलेगी। अब यहाँ से और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जैसे कि पूछा जाए पौधे लगाने की वर्गाकार की तुलना में पूरक विधि में, फिलर विधि में, डायगोनल में, पूरक पंचवृक्षी में कितने प्रतिशत, तो हमें बताना है 72 से 92%, 72 से 92% अधिक पौधे रोपे जाते हैं। लेकिन पूछा जाए कितने गुना, तो हमें बताना है 1.5 से 2 गुना, 1.5 से 2 टाइम्स अधिक पौधरोपण किया जाता है। पौधे लगाने की कौन सी विधि में वर्गाकार की तुलना में 72 से 92% अधिक लगते हैं, तो विधि का नाम है हमारी फिलर, पूरक, पंचवृक्षी, डायगोनल और क्विंकस।
इस विधि का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाएगा? हमें इस विधि का उपयोग उन क्षेत्रों में करना है जहां सॉइल हाईली फर्टाइल हो, जहां सॉइल हाईली फर्टाइल हो, ठीक है, या मृदा उर्वरता अधिक हो। जिस मृदा की उर्वरता अधिक हो उन क्षेत्रों में हमें फिलर, पूरक, पंचवृक्षीय, डायगोनल का उपयोग करना चाहिए। इस विधि से जितने प्रश्न पूछे गए वो सारे मैंने चर्चा कर लिए, और मेथड्स ऑफ प्लांटिंग के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए वो मैंने आपको बता दिए। अब आप जब भी मेथड्स ऑफ प्लांटिंग का टॉपिक के एमसीक्यू लगाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। हम आगे देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न, जितने हमने मेथड्स ऑफ प्लांटिंग देखी इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे। चलो आइए, बताइए आप सारे एमसीक्यू, हमने अभी पढ़े सारे क्वेश्चन। मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ प्लांटिंग इन हाईली फर्टाइल सॉइल, अभी जस्ट हमने पढ़ा, और इसके आंसर आप बताएंगे डायगोनल, क्विंकस, फिलर, ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल सही जवाब अभी हमने पढ़ा। इसका उत्तर क्या आएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि सब इसी विधि के नाम है, और ऐसी जगह पर हमें कौन सी विधि लेना है तो चाहे उसको डायगोनल बोल दो, क्विंकस बोल दो या फिलर बोल दीजिए। वेरी गुड, आप सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे सामने आ रहा है। विच मेथड ऑफ प्लांटिंग यूज्ड इन एचडीपी, पौधे लगाने की किस विधि का उपयोग हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए किया जाता है? तो स्क्वायर मेथड, क्विंकस मेथड, हेक्सागोनल, एंड लास्ट वन इज ट्राइंगल। तो अभी हमने पढ़ा था, इसका सही आंसर बिल्कुल सही है, ट्राइंगल आएगा। वेरी गुड। और लास्ट क्वेश्चन हमारा अंतिम प्रश्न है, सेप्टुला एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अनदर नेम ऑफ विच प्लांटिंग मेथड? स्क्वायर के नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, स्क्वायर को तो वर्गाकार कहते, बस इतना पढ़ा। क्विंकस तो अलग चीज होती है, हेक्सागोनल हो सकता है, और लास्ट ऑप्शन है ट्राइंगल। तो सही आंसर है हेक्सागोनल। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि सेप्टुला और इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके अन्य नाम है? हेक्सागोनल। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा हॉर्टिकल्चर का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसमें हमने हॉर्टिकल्चर, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड मेथड्स ऑफ प्लांटिंग, उद्यान शास्त्र की शाखाएं, पौधे लगाने की विधियां और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। मैं उम्मीद और आशा करता हूं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई है। आगे इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ मिलेंगे। और आप इसी तरह से इस वीडियो को और आगे देखना चाहते हैं तो MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़िए और MGCI ऑफिस में संपर्क करिए। धन्यवाद।